Hello and welcome to Upright Classes. I am Ajo Shweta and we have been discussing about the state of Indian economy on the eve of independence. लास्ट वीडियो में हमने कवर किया कि हमारी इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी बिफोर कॉलोनियल रूल and the features of Indian economy on the eve of independence. We have discovered that Indian economy was backward. It was a stagnant economy with poor infrastructure and limited urbanization. Now इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, मगर उससे पहले हम ये बात करेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स कवर करने वाले हैं. पहला टॉपिक हम कवर करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. उसमें हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या स्थिति थी, क्या सिचुएशन थी और उसके पीछे कारण क्या थे, यानी कि उसके पीछे रीजंस क्या थे. नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर की. उसमें हम बात करेंगे कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारा डबल एक्सप्लॉयटेशन किया हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें हम बात करेंगे कैसे जो हमारा ट्रेड था वो रिस्ट्रिक्टेड था टुवर्ड्स ब्रिटेन ओनली एंड कैसे जो पॉलिसीज थी वो डिस्क्रिमिनेटेड थी. नेक्स्ट हम बात करेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन की, जिसमें हम बात करेंगे कि जो हमारा इंडिया का पॉपुलेशन था कैसे उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कम थी, कैसे उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो भी लो था. नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की. उसमें हम बात करेंगे कि जो मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन थी वो कौन से सेक्टर में इन्वॉल्व थी एंड व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड इट. नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट एंड लास्ट हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें हम बात करेंगे कैसे ब्रिटिशर्स ने कोई भी एफर्ट्स नहीं किए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए एंड कैसे हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया. प्लस हम ये भी बात करेंगे कि जो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे क्या उसकी वजह से हमें कोई भी फायदा हुआ, क्या उसके थोड़े भी गुड इम्पैक्ट्स है या सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट्स ही है, तो वो हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे. इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या सिचुएशन थी व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस. As we know, Indian economy was primarily an agricultural economy during the British Raj. अब इसे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी क्यों कहा जाता था? बिकॉज जो हमारा मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था वो कहाँ से आता था? एग्रीकल्चर से आता था. अब अगर इतने सारे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर क्या करना चाहिए? फ्लरिश करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, डेवलप होना चाहिए. बट व्हाट हैपेंड वाज द एग्जैक्ट ऑपोजिट थिंग. हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बैकवर्ड था, वो स्टैग्नेंट था. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग कि वो बैकवर्ड क्यों था और वो स्टैग्नेंट क्यों था. पहले हम बात करेंगे कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की सिचुएशन क्या थी. देन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो हम बात करेंगे कि उसके पीछे रीजंस क्या थे. नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज लो लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. नाउ प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन इज टोटल आउटपुट और यू कैन से टोटल रिजल्ट. अब जो हमारा टोटल आउटपुट है वो कैसे लो था? वो लो था बिकॉज हमारी जो मशीन्स थी वो डिफेक्टिव थी. हमारे जो फर्टिलाइजर्स थे हम जो उनका यूज करते थे वो बहुत इनसफिशिएंट था एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा प्रोडक्शन बहुत वीक था. अब बिकॉज हमारा प्रोडक्शन वीक था तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी क्या थी? हमारी प्रोडक्टिविटी लो थी. नाउ प्रोडक्टिविटी क्या होता है? प्रोडक्टिविटी मीन्स आउटपुट पर हेक्टेयर लैंड, यानी कि आउटपुट विद द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड. अब हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो दो चीजों पे डिपेंड करती थी. वो डिपेंड करती थी लैंड प्रोडक्टिविटी पे एंड लेबर प्रोडक्टिविटी पे. नाउ लैंड प्रोडक्टिविटी क्या होती है? लैंड प्रोडक्टिविटी इज द टाइप ऑफ सॉइल वी हैव, द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ अ रीजन, मतलब एक क्लाइमेट कंडीशन क्या है एक पर्टिकुलर एरिया की, एंड द इरिगेशन फैसिलिटीज. एंड हमारी इरिगेशन फैसिलिटीज क्या थी जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम बिल्कुल नहीं थी. लैंड प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है इन तीन चीजों पे. ऑन द अदर हैंड लेबर प्रोडक्टिविटी क्या होता है? लेबर प्रोडक्टिविटी होती है कि टेक्निकल स्किल्स ऑफ द फार्मर्स कैसी है, द टेक्निकल स्किल्स ऑफ द कल्टिवेटर्स कैसी है. अगर उन्हें एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स इक्विपमेंट्स दिए भी जाए तो क्या उन्हें यूज करने आते हैं? उनकी लिटरेसी रेट क्या है? उनकी एवरेज इनकम क्या है? अगर वो बहुत पुअर है
अंडर नरिश्ड है, उनके पास स्टैमिना नहीं है, कोई इंसेंटिव नहीं है काम करने का, तो उनकी एवरेज इनकम भी नहीं इंक्रीज होगी, विच फर्दर लीड्स टू लेबर प्रोडक्टिविटी, लो लेबर प्रोडक्टिविटी। सो ये था हमारा लो लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। नाउ हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत अनसर्टेन था। अनसर्टेन मीन्स विच इज नॉट सर्टेन, यानी कि विच इज नॉट प्रिडिक्टेबल। नाउ अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, वी हैव वेल्स, वी हैव कैनाल्स, वी हैव डैम्स, वी हैव ऑल द इरिगेशन फैसिलिटीज। स्टिल हमारे जो इंडियन फार्मर्स है वो किस पे डिपेंड करते हैं? मेजरली हमारे जो इंडियन फार्मर्स है वो रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम गुड रेनफॉल इम्प्लाइज गुड आउटपुट। उनके हिसाब से अगर अच्छी बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी, और अगर बिल्कुल बारिश नहीं होगी तो बिल्कुल फसल नहीं होगी। सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, ब्रिटिशर्स मेड नो एफर्ट्स टू डेवलप द इरिगेशन फैसिलिटीज। सो उस टाइम पे एक्सेसिवली हमारे जो इंडियन फार्मर्स थे किस पे डिपेंड करते थे? उस टाइम पे हमारे इंडियन फार्मर्स रेनफॉल पे डिपेंड करते थे। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ईयर बहुत ज्यादा रेनफॉल हुई है या फिर बिल्कुल रेनफॉल नहीं हुई, सो जो हमारे फूड क्रॉप्स थे वो बिल्कुल नहीं ग्रो करते थे। दिस अगेन लीड्स टू एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। Now moving on to the third point. The third point is dominance of subsistence farming. Now पहले दो पॉइंट में हम बात कर चुके हैं कि जो हमारा पॉपुलेशन था वो किस पे डिपेंड करता था? एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता था टू अर्न अ लिविंग। सो डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग मींस कि सारी जो इम्पोर्टेंस थी वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे थी। मतलब जो भी प्रोडक्शन हो रहा था वो बेसिक नीड्स, बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हो रहा था। दैट मीन्स सेल्फ कंजप्शन के लिए हो रहा था, कुछ भी मार्केट के लिए नहीं था। हाँ, ये बात अलग है कि जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे यहाँ पे मार्केट्स भी नहीं थे, प्लस लोगों में कमर्शियल आउटलुक भी नहीं था। अब कमर्शियल आउटलुक क्या होता है? लोगों की ये सोच भी नहीं थी कि हमें एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना चाहिए सो दैट हम मार्केट में उसको सेल कर सके। सो इस वजह से पोवर्टी इफेक्टेड थे वो, एंड इस वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर था, हमारी जो इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड थी। So the next point is small and fragmented land holdings. But before moving to the explanation part, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने जितने भी पॉइंट पढ़े हैं उसका हमें अंदर का मैटर कैसे लिखना है एग्जाम्स में। अभी तो आप मुझे सुन रहे हैं इसीलिए आपको पता है, एग्जाम्स तक हमें वो कैसे याद रखना है। सो आपको भी पता होता है कि जो भी टॉपिक होता है, जो भी हेडिंग होती है, उस हेडिंग में ही उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट छिपा होता है। सो हम नेक्स्ट पॉइंट से समझेंगे कि हमें कैसे उस हेडिंग से ही रीजंस बनाते जाना है, एक्सप्लेनेशन बनाते जाना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। अब हम पहले लैंड होल्डिंग्स का मतलब समझेंगे। लैंड होल्डिंग्स का मतलब होता है एरिया ऑफ लैंड विच अ फार्मर और फैमिली ओन्स। एक ऐसा एरिया लैंड का जो एक फार्मर या फैमिली ओन करते हैं। नाउ ब्रिटिशर्स के टाइम पे कैसे लैंड होल्डिंग्स थी? हमारी जो लैंड होल्डिंग्स थी वो स्मॉल थी, वो फ्रेगमेंटेड थी। फ्रेगमेंटेड मींस वन पीस हेयर एंड वन पीस देयर। अब आप सोच रहे हैं कि इससे हमारे जो एग्रीकल्चर था वो बैकवर्ड कैसे था, इससे हमारे स्टैग्नेशन कैसे थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। सो अगर हमें एक पीस ऑफ लैंड दिया गया है और हमें उसकी क्वालिटी इंप्रूव करना है, तो उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो उसके आउटपुट से कम होगा। अगर हमारे पास एक लैंड, इतनी लैंड है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा वो उसके आउटपुट से कम होगा। बट अगर हमें एक लैंड इतनी दे रही है और एक लैंड इतनी दे रहे हैं, सो इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डबल हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि आउटपुट भी डबल हो जाएगा। आउटपुट भी डबल होगा, बट जो आउटपुट इतनी लैंड से बहुत अच्छा आउटपुट आ रहा था, वो छोटी छोटी लैंड से छोटा छोटा कम आउटपुट आ रहा था। सो जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारी जो लैंड होल्डिंग्स थी वो अनइकोनॉमिकल थी। अनइकोनॉमिकल क्यों थी? बिकॉज जो आउटपुट था वो तो लो था, बट जो कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा थी। हमारे जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे लैंड होल्डिंग्स में आउटपुट तो बहुत कम आ रहा था, बट जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो क्या थी? बहुत हाई थी। तो उस वजह से क्या हो रहा था? हमारी जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट थी। हमारा जो एग्रीकल्चर था वो स्टैग्नेंट था, मतलब कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही थी। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज
गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल। नाउ हम समझेंगे कि ओनर्स कौन होते हैं और टिलर्स कौन होते हैं। ओनर्स होते हैं जमींदार, जो जमीन को ओन करते हैं, जो लैंड को ओन करते हैं, और टिलर्स होते हैं फार्मर्स, जो उस लैंड पे काम करते हैं एक सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट देके। सो जो ओनर्स ऑफ द सॉइल होते हैं वो क्या शेयर करते हैं, वो आउटपुट तो शेयर करते हैं बट वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शेयर नहीं करते। जो ओनर्स होते हैं वो आउटपुट शेयर करते हैं बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शेयर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी क्रॉप ग्रो करने के लिए कोई पर्टिकुलर फर्टिलाइजर चाहिए एंड फार्मर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ रहा है उस फर्टिलाइजर को लाने के लिए, सो जो कॉस्ट होगी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए, फर्टिलाइजर को लाने के लिए, सो वो जो कॉस्ट होगी वो किसको बेयर करनी पड़ती थी, वो फार्मर्स को बेयर करनी पड़ती थी। उसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। सो वो कौन बेयर करता था, फार्मर्स, टिलर्स ऑफ द सॉइल बेयर करते थे। और जो ओनर्स होते थे वो सिर्फ क्या शेयर करते थे, वो सिर्फ आउटपुट शेयर करते थे और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शेयर नहीं करते थे। और ये जो ओनर होते थे ये अपने फार्मर्स को उतना ही आउटपुट देते थे जो उनके सेल्फ कंजप्शन के लिए सफिशिएंट हो, कुछ भी उनके एनहांसमेंट या एडवांसमेंट के लिए नहीं था। एंड वो लोग जो ओनर्स थे वो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने में बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि वो किस चीज में इंटरेस्टेड थे, वो सिर्फ अपनी रेंटल इनकम इंक्रीज करने में इंटरेस्टेड थे। अब उनकी रेंटल इनकम कैसे इंक्रीज होती थी, जब वो उनका आउटपुट भी ले लेते थे। So there's always a gulf between owners of the soil and tillers of the soil. Now इस पॉइंट को हम नेक्स्ट पॉइंट में बहुत अच्छे से और समझेंगे कि ऐसा क्यों होता था। अभी हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या सिचुएशन थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ हमने 5 पॉइंट्स पढ़े। अब हम इन 5 पॉइंट्स को याद कैसे रखेंगे, जब हम इन 5 पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे तो हमें याद रहेगा कि हमने इस पॉइंट के बाद क्या पढ़ा था और इस पॉइंट के बाद हमें क्या लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर की सिचुएशन थी उसमें हमने पढ़ा कि लो प्रोडक्शन थी। अब लो प्रोडक्शन और लो प्रोडक्टिविटी क्यों थी, क्योंकि हमारे पास जो मशीन्स थी वो डिफेक्टिव थी, क्योंकि हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी। अब हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी यानी हम किस पे डिपेंड करते थे, यानी हम रेनफॉल पे डिपेंड करते थे। रेनफॉल पे डिपेंड करते थे मतलब कि फार्मर्स, अगर गुड रेनफॉल होगी तो गुड आउटपुट होगा और अगर नो रेनफॉल होगी तो आउटपुट नहीं होगा। जो भी इस रेनफॉल से आउटपुट होता था वो सेल्फ कंजप्शन के लिए होता था, मार्केट के लिए कुछ भी नहीं था। जो भी आउटपुट होता था वो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती थी। जो भी आउटपुट होता था वो सेल्फ कंजप्शन के लिए होता था। ये पॉइंट भी इससे लिंक्ड है। नाउ हमारे पास जो भी लैंड थी आउटपुट करने के लिए, आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास जो भी लैंड थी वो कैसी थी, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स थी हमारे पास। नाउ स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स थी तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारी जो कॉस्ट थी वो बहुत हाई थी एंड हमारा जो आउटपुट था वो लो था। अगेन, जब हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होता है और हमारा आउटपुट लो होता है तो वो सिचुएशन हमारे लिए अनइकोनॉमिकल होती है। अनइकोनॉमिकल होती है मींस अगेन लो प्रोडक्शन। ये पॉइंट्स लिंक्ड है आपस में। नाउ हमने पढ़ा था कि जो ओनर्स ऑफ द सॉइल थे वो सिर्फ क्या शेयर करते थे, वो आउटपुट शेयर करते थे एंड वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो शेयर नहीं करते थे। ऑलरेडी हमने पढ़ा कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो हाई थी हमारे आउटपुट से। वो सब कौन बेयर करता था, हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो हमारे टिलर्स ऑफ द सॉइल बेयर कर रहे थे और जो ओनर्स थे वो सिर्फ आउटपुट शेयर करते थे और फार्मर्स को सिर्फ उतना ही देते थे जो उनके सेल्फ कंजप्शन के लिए पूरा हो। ये पॉइंट्स भी आपस में लिंक्ड है और फार्मर्स को कितना मिलता था, सबसिस्टेंस फार्मिंग के लिए। आई होप कि आपको ये 5 पॉइंट याद रहेंगे। नाउ विल बी मूविंग टू द रीजंस कि ये जो ऐसी सिचुएशन थी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे रीजंस क्या है।
Now moving on to the reasons for backwardness and stagnation of agriculture sector on the eve of independence. So the first reason was land revenue system under British Raj. अब ब्रिटिशर्स ने एक यूनिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब ये जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू क्या होता है ये हम इसके डिफरेंट फीचर्स से पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट फीचर वाज triangular relationship between the government, the zamindars and the tillers of the soil। लास्ट पॉइंट में हमने पढ़ा कि ये जो जमींदार्स थे उन्हीं को हम ओनर्स ऑफ द सॉइल बोलते थे एंड जो फार्मर्स थे उनको हम टिलर्स ऑफ द सॉइल बोलते थे। सो ये जो जमींदार्स थे, जो ओनर्स थे, उनको गवर्नमेंट को एक फिक्स सम पे करना होता था। सो ये फिक्स सम कहाँ से आता था? ये जो जमींदार्स थे ये टिलर्स ऑफ द सॉइल से ये अपना अमाउंट एक्सट्रैक्ट करते थे, ठीक है। एंड ये कितना भी अमाउंट एक्सट्रैक्ट कर सकते थे बट ये जमींदार्स को तो एक फिक्स सम ही पे करते थे। नाउ व्हाई इट इज अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप? बिकॉज जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती थी वो डायरेक्टली किस पे एप्लीकेबल थी? वो डायरेक्टली टिलर्स पे एप्लीकेबल थी। नाउ अब एग्रीकल्चर से जो भी प्रॉफिट हुआ है तो वो किसके पास चला जाता था? वो सारा जमींदार्स के पास चला जाता था इन द फॉर्म ऑफ लगान। और ये जो जमींदार्स थे वो किस में इंटरेस्टेड थे? वो सिर्फ इस लगान में इंटरेस्टेड थे रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर्स। नाउ फार्मर्स की कुछ भी आर्थिक स्थिति हो वो सिर्फ किस में इंटरेस्टेड होते थे? वो सिर्फ इस लगान में इंटरेस्टेड होते थे। सो ये सिचुएशन इतनी अलार्मिंग बन गई थी फॉर फार्मर्स एंड फॉर फार्मिंग कि अनलिमिटेड एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था टिलर्स का। कैसे हो रहा था अनलिमिटेड एक्सप्लॉइटेशन? बिकॉज ये जो लगान थी वो फ्रीक्वेंटली रेज की जा रही थी, बार बार वो उसको बढ़ा देते थे। जो जमींदार्स थे बार बार उसका जो अमाउंट था वो इंक्रीज कर देते थे एंड बिकॉज द फार्मर्स वर वेरी पुअर और कभी कभार वो अपनी ये रेंट पे नहीं कर पाते थे। सो वो क्या बन गए थे? सो इस वजह से वो लैंडलेस लेबर्स बन गए थे। लैंडलेस लेबर्स मीन्स कि उनके पास इतना अमाउंट भी नहीं है कि वो अपनी रेंट पे कर सके। सो उनके पास अब काम करने के लिए रेंट भी नहीं था। सो उनके पास अब काम करने के लिए लैंड भी नहीं था। सो ये जो फार्मर्स थे उनका इतना एक्सप्लॉइटेशन हुआ, वो इतने बैकवर्ड थे कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करे या एनहांस करे। वो कोई इनिशिएटिव भी नहीं लेना चाहते थे। व्हाई? बिकॉज अगर वो कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए तो उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो किसको चला जाएगा? वो इन जमींदार्स को चला जाएगा। सो वो कोई इनिशिएटिव भी नहीं लेना चाहते थे। एंड ऑन द अदर हैंड जो जमींदार्स थे वो ऑब्वियसली एक बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, जो उनको रेंटल इनकम मिल रही थी। सो वो ऑब्वियसली इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करे। सो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका जो एनहांसमेंट है वो बिल्कुल नेग्लेक्ट किया गया था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि ये जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड नहीं थी एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। The next reason was forced commercialization of agriculture. Now British government ने Indian farmers को force किया to shift from cultivation for self consumption to cultivation for the market, कि आप खुद के लिए कल्टीवेशन ना करें, खुद के लिए प्रोड्यूस ना करें, जबकि आप मार्केट के लिए प्रोड्यूस कीजिए। फॉर एग्जाम्पल शिफ्ट फ्रॉम फूड क्रॉप टू कैश क्रॉप। कैश क्रॉप लाइक कॉटन, जूट, इंडिगो। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया कि जो इंडियन फार्मर्स है वो कैश क्रॉप ही ग्रो कर रही है। कैसे? उन्होंने कैश क्रॉप प्रोड्यूस करने के प्राइसेस हायर कर दिए, उन्होंने एडवांस पेमेंट स्टार्ट कर दी, उन्होंने फोर्स किया कि इंडियन फार्मर्स ये एडवांस पेमेंट्स एक्सेप्ट करें। क्योंकि इंडियन फार्मर्स पुअर थे, क्योंकि वो बहुत कर्जे में थे, सो उन्हें ये एडवांस पेमेंट्स एक्सेप्ट करनी पड़ी फॉर द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। नाउ पर्टिकुलरली इंडिगो ही क्यों ग्रो करवाते थे? बिकॉज ये जो इंडिगो था वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में रिक्वायरमेंट थी उसकी। जो ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी उसमें डाइंग एंड ब्लीचिंग के लिए काम आता था। सो अब फूड क्रॉप्स तो ग्रो नहीं हो रही थी, सो फार्मर्स को फूड क्रॉप्स कहाँ से लानी पड़ती थी? उनको मार्केट में जाके ये फूड क्रॉप्स लानी पड़ती थी। एंड बिकॉज
उनके कर्जे इतने होते थे एंड उनकी रेंट इतनी होती थी कि जो हायर प्राइसेस थी कैश क्रॉप्स की, उससे जो उसको उनको पैसा आता था वो ये सारा किस में चला जाता था, ये सारा लगान पे करने में चला जाता था, ये सारा इन क्रॉप्स को ग्रो करने में चला जाता था। सो फूड क्रॉप्स नहीं थी उनके पास। सो बिकॉज वी वर नॉट प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप्स, देयर वर शॉर्टेज ऑफ फूड क्रॉप्स विच कॉज्ड फेमाइन। अब फेमाइन क्या होता है? वाइड स्प्रेड शॉर्टेज ऑफ फूड, मतलब पूरी दुनिया में फूड का शॉर्टेज हो जाना, हंगर और स्टार्वेशन हो जाना। क्यों? क्रॉप फेलियर से और आइदर गवर्नमेंट पॉलिसी से। अब बिकॉज वी वर नॉट प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप्स, तो क्या हो गया था? फेमाइन आ गया था, और ये फेमाइन बहुत फ्रीक्वेंट आने लग गया था बिफोर इंडिपेंडेंस। एंड क्योंकि फार्मर्स के पास पैसे भी नहीं होते थे कि वो मार्केट से जाके फूड क्रॉप परचेज कर सके, सो क्या प्रिवेल की? पोवर्टी प्रिवेल की। एंड इसकी वजह से जो इंडियन फार्मर्स थे वो जिंदगी भर कर्जे में रहे, वो जिंदगी भर बैकवर्ड रहे। हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बैकवर्ड रहा एंड गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव भी नहीं लिया कि वो इस एग्रीकल्चर सेक्टर को एनहांस कर सके, बिकॉज वो सिर्फ इंडिगो को प्रोड्यूस करवाना चाहते थे। और अगर वो एग्रीकल्चर सेक्टर की पोजीशन इंप्रूव करते तो फार्मर्स दूसरे क्रॉप भी ग्रो करना स्टार्ट कर देते थे। इसकी वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बैकवर्ड था और वो स्टैग्नेंट था। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रीजन इज स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। नाउ एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो इंडियन फार्मर्स थे उनके पास ना ही कोई रिसोर्सेज थे, ना ही कोई टेक्नोलॉजी थी, एंड ना ही वो इंटरेस्टेड थे एग्रीकल्चर को एनहांस करने के लिए या एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने के लिए। बिकॉज अगर वो कुछ भी इन्वेस्ट करते तो उसका प्रॉफिट डायरेक्टली किसके पास जाता? उसका प्रॉफिट जमींदार के पास चला जाता। एंड नाउ जो जमींदार थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि वो ऑलरेडी एक लग्जरियस लाइफ जी रहे थे। एंड गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड नहीं थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं थी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए एग्रीकल्चर में, बिकॉज उनको इंडिगो मिल रहा था एज अ रॉ मटेरियल। वो नहीं चाहते थे कि फार्मर्स इन्वेस्टमेंट के बाद, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने के बाद फार्मर्स कुछ और कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दें। ना ही उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट किया, कोई ट्रैक्टर्स थे, कोई इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। इस वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो क्या था? वो बैकवर्ड था एंड वो स्टैग्नेंट था। नाउ द लास्ट रीजन वाज पार्टीशन ऑफ द कंट्री। इंडिपेंडेंस के टाइम हमारी कंट्री का पार्टीशन हो गया था, जिस वजह से जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर है वो बहुत एडवर्सली अफेक्ट हुआ। नाउ जो हमारे फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज थे ऑफ वेस्ट पंजाब एंड सिंध, वो कहाँ चले गए? वो पाकिस्तान चले गए, जिस वजह से हमारी कंट्री में क्या हो गए? फूड क्राइसिस हो गए। एंड ड्यू टू दिस पार्टीशन हमारे पास 82% ऑफ द पॉपुलेशन थी एंड 65% ऑफ द फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज थे, जो कि क्लियरली शो करता है कि हाउ बैकवर्ड इट वाज। एंड बिकॉज ऑफ दैट पोवर्टी थी, बिकॉज ऑफ दैट स्टार्वेशन था, देयर वर फूड क्राइसिस। एंड ऑल्सो जो हमारी लैंड थी, जो हमारी फर्टाइल लैंड थी अंडर जूट कल्टिवेशन, वो भी कहाँ चली गई? वो भी ईस्ट पाकिस्तान चली गई। जो हमारी जूट इंडस्ट्रीज थी वो भी बहुत एडवर्सली अफेक्ट हुई। बिकॉज ऑफ दैट आवर इंडियन एग्रीकल्चर वॉज बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी। आज की वीडियो में हमने कवर किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या सिचुएशन थी, कैसे लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी थी, जमींदारी सिस्टम क्या होता है, एंड रीजंस फॉर स्टैग्नेशन एंड बैकवर्डनेस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर का कैसे एक्सप्लॉयटेशन हुआ, कैसे जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी उसकी ब्लीक ग्रोथ थी। टिल देन कीप लर्निंग, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।